हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 17 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, रीकंसिडर इवन सिंबॉलिक कवर यात्रा सुप्रीम कोर्ट टू यूपी गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है जो हेल्थ है सिटीजन ऑफ इंडिया की और जो उनका राइट टू लाइफ है वो पैरामाउंट है। बाकी सारे सेंटिमेंट्स इट्स फंडामेंटल राइट के सब्जर्विएंट है, जैसे कि रिलीजियस सेंटिमेंट जो कि लोगों के होते हैं। यहाँ पर सेंटर ने ये सजेस्ट किया है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कन्वरियास को अलाउ ना करें कि वो हरिद्वार से जाकर गंगा जल लेकर आएँ, बल्कि वो ये कर सकते हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कर दे गंगा जल इन कन्वरियास को और फिर ये शिव टेम्पल का अभिषेक कर सकें। तो द स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट नॉट परमिट मूवमेंट ऑफ कन्वरियास फॉर ब्रिंगिंग गंगा जल फ्रॉम हरिद्वार टू द शिव टेम्पल्स ऑफ देयर चॉइस। हाउएवर, अगर एज ओल्ड कस्टम और रिलीजियस सेंटिमेंट्स अटैच्ड है इस चीज़ से कि कन्वर यात्रा होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम बना सकते हैं ताकि होली गंगा जल को हरिद्वार से टैंकर्स में लाया जाए और इन कन्वरियास को प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि ये अभिषेक कर सकें। यहाँ पर हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी हुज इमेजेस रिवेटेड द वर्ल्ड किल्ड ऑन असाइनमेंट इन अफगानिस्तान। तो ये न्यूज़ एजेंसी र्यूटर्स के लिए काम करते थे और ये पुलित्जर विनिंग इंडियन फोटो जर्नलिस्ट हैं। तालिबान की इंसर्जेंसी हो रही थी, वहाँ पे क्लैशेस हो रहे थे अफगान फोर्सेस और तालिबान में। स्पिन बोल्डाक डिस्ट्रिक्ट कांधार प्रोविंस का है वहाँ पर, तो वहाँ पर इनकी डेथ हो गई है। थर्ड न्यूज़ है, घनी स्लेम्स पाकिस्तान फॉर अफगान क्राइसिस नॉट फेयर रिटॉर्ट्स इमरान। तो अशरफ घनी जो कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उनका ये कहना है कि लगभग पिछले महीने से अब तक 10,000 जिहादी फाइटर्स एंटर हो चुके हैं अफगानिस्तान में और पाकिस्तान ने उनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। साथ ही इस्लामाबाद फेल हो गया है तालिबान को कन्विंस करने के लिए कि वो सीरियसली पार्टिसिपेट करें किसी पीस टॉक्स में। तो ये सारी बातें कहाँ बोली जा रही थी, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑन सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ताशकंद उज्बेकिस्तान में। तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया के उनका ये कहना है जो पाकिस्तान है उन्होंने ओवरलैंड रूट बंद कर दिया है ताकि इंडिया अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट ही ना हो सके ट्रेड के थ्रू। तो जयशंकर सेड इकोनॉमिक ग्रोथ 3 चीज़ों से ड्राइव होती है, 3 C's इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है कनेक्टिविटी का, दूसरा कॉमर्स का, तीसरा कॉन्टैक्ट का। ब्लॉकिंग कनेक्टिविटी इन प्रैक्टिस वाइल प्रोफेसिंग सपोर्ट इन प्रिंसिपल बेनिफिट्स नो वन। तो ये पाकिस्तान को रेफरेंस में बोला गया था जो कि उन्होंने ओवरलैंड ट्रांजिट फॉर ट्रेड और कनेक्टिविटी जो कि लैंडलॉर्ड अफगानिस्तान से होता है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे इमरान खान का ये कहना है कि हमने सारे एफर्ट्स किए हैं कि तालिबान डायलॉग प्रोसेस में आए और पीस आए अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान को ब्लेम करना इन सारी चीज़ों के लिए गलत है। हम आगे चलते हैं। 10% ब्रेक थ्रू cases hospitalized but O2 ICU not needed. तो about 1 in 10 people who caught the coronavirus infection after being vaccinated required admission to hospital for treatment of the disease. अगर लोगों ने वैक्सीनेशन ले ली उसके बाद उनको कोविड हो रहा है तो सिर्फ 10 में से एक ही ऐसा इंसान होगा जिसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी उस डिजीज के लिए। क्रूशली नन ऑफ दोज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। और वैक्सीन होने के बाद अगर आपको कोविड हो भी रहा है और हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ भी रही है तो वेंटिलेटर पर जाने की, ऑक्सीजन सपोर्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज़ हाईली सिग्निफिकेंट एंड अंडरलाइंस की वैक्सीन कितनी ज़रूरी है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। ये स्टडी की गई थी क्लिनिकल कैरेक्टराइजेशन एंड जीनोमिक एनालिसिस ऑफ कोविड-19 ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन ड्यूरिंग सेकेंड वेव इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो वहाँ पर ये चीज़ें पता चली हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, इन लाइन विद NEP 14 इंजीनियरिंग कॉलेज टू टीच इन रीजनल लैंग्वेजेस। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई थी कि जो टेक्निकल एजुकेशन उसको रीजनल लैंग्वेजेस में भी देना चाहिए। तो 14 इंजीनियरिंग कॉलेज अक्रॉस 8 स्टेट्स हैव सिक्योर्ड परमिशन। तो 14 इंजीनियरिंग कॉलेज को परमिशन मिल गई है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा कि वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में स्टूडेंट को एडमिट कर सकते हैं और साथ ही उनको रीजनल लैंग्वेजेस में भी पढ़ा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं अलग अलग स्टेट से, जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे लिस्ट भी दी हुई है जो जो रीजनल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, पूर्णिमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान, हिंदी, तेलुगु। तो ये माना जाता है अगर बच्चे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं तो उनको चीज़ें ज़्यादा समझ आती है एज़ कम्पेयर टू अगर वो इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट ईयर दैट AICTE इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट कॉल्स फॉर एजुकेशन इन वंस मदर टंग एज फार एज पॉसिबल। तो अब परमिट कर दिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कि BTech प्रोग्राम हो सकते हैं 11 रीजनल लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट हम चलते हैं। कोर्ट रिजेक्ट्स बेल टू जामिया शूटर, हेट स्पीच मोर डेंजरस देन पैंडेमिक। अब हेट स्पीच, ऐसा कोर्ट का ये कहना है कि हेट स्पीच एक फैशन सा बन गया है और अगर वो ये जामिया शूटर को अगर बेल दे देंगे तो इससे एक सोसाइटी में मैसेज जाएगा कि ये सारे एक्ट एक्सेप्टेबल हैं सोसाइटी में। तो लास्ट ईयर ये जो टीनेजर था इन्होंने NTCA प्रोटेस्टर्स में ऐसे शूटिंग भी शुरू कर दी थी
और अभी हम देख रहे हैं कि इन्होंने कुछ ऐसा भाषण दे दिया हेट स्पीच जैसा। तो हेट स्पीच बेस्ड ऑन रिलीजन और कास्ट हैज़ बिकम फैशन नाउअडेज। तो हेट स्पीच जो रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे दी जाती है तो एक फैशन सा बन गया है। द पुलिस ऑल्सो सीम्स टू बी हेल्पलेस इन डीलिंग विद सच इंसिडेंट्स, और पुलिस भी हेल्पलेस दिखती है ऐसे इंसिडेंट्स को डील करने में। These kind of activities are actually disturbing the secular fabric of our country। तो ऐसी एक्टिविटीज़ क्या कर रही हैं जो देश का सोशल फैब्रिक है उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, सेकुलर फैब्रिक को डिस्टर्ब कर रही हैं। कोच सेड द कॉमन मैन इज अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन। जो आम व्यक्ति है वो हमेशा उस डर में रहता है कि उसके ऊपर वायलेंस हो सकता है धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पर। और पटौदी इंसिडेंट जहाँ पर महापंचायत हुई थी, यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसी हेट स्पीच दी थी। कांट बी सीन ओनली विद रिस्पेक्ट ऑफ ए यंग मेन्स रिलीजियस इंटॉलरेंस। तो इससे रिलीजियस वो जो व्यक्ति है उसकी रिलीजियस इंटॉलरेंस तो दिखती ही, साथ ही इसके बहुत हिडन कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। अगर ऐसे इंसान को बेल दे दी तो सोसाइटी में ये सारे एक्ट्स एक्सेप्टेबल माने जाने लगेंगे। तो इफ सच काइंड ऑफ पर्सन्स आर अलाउड टू मूव फ्रीली एंड टू इंडल्ज इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, तो इससे कम्युनल हार्मनी को खतरा हो सकता है और ये रॉन्ग मैसेज प्रोवाइड करेंगे सोसाइटी को। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला है ये पैंडमिक से भी ज़्यादा खतरा है ये लोग, क्योंकि पैंडमिक रिलीजन या कास्ट देखकर लोगों को इन्फेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये लोग ऐसे कम्युनल डिसहार्मनी फैला रहे हैं, तो इस कारण उन्होंने नहीं दी उसको बेल। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। गुजरात में डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए क्या किया गया है, पार्क्स में से ओपन सेशंस लगाए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो द ओपन क्लासेस आर पार्ट ऑफ द गुजरात एजुकेशन डिपार्टमेंट शहरी शिक्षण, तो स्ट्रीट एजुकेशन, ये आपको पता होना चाहिए गुजरात का एक इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया था लास्ट वीक ऑफ जून फॉर चिल्ड्रन हु हैड बीन लेफ्ट आउट ऑफ द वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम। क्योंकि सब बच्चों के पास तो स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं, इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है, तो इससे डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो रही थी। तो ऐसा कुछ इनिशिएटिव आप कभी कोट कर सकते हैं एग्जाम में, शहरी शिक्षण जैसा। अब हम आगे चलते हैं। दिल्ली कैबिनेट रिजेक्ट्स पैनल ऑफ लॉयर्स सजेस्टेड बाय पुलिस। अब यहाँ पे एलजी के पास चॉइस होती है अंडर आर्टिकल 239A क्लॉज 4, जिसमें एलजी को स्पेशल पावर होती है कि वो मैटर को प्रेसिडेंट के पास रेफर कर सकता है अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट और एलजी किसी मैटर में कंसेंसस पर नहीं अराइव कर पा रहे हैं। तो एलजी नाउ हैज द चॉइस टू इन्वोक आर्टिकल 239AA क्लॉज 4 विच गिव्स हिम स्पेशल पावर्स टू रिफर अ मैटर टू द प्रेसिडेंट इन केस हिज ऑफिस एंड दैट ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट फेल हो जा रही है किसी भी कंसेंसस पे अराइव करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो 239AA क्लॉज 4 है इसको एक्सट्रीमली रेयर केसेस में ही यूज़ किया जा सकता है। ये नहीं कि एलजी डे टू डे डिसीजंस भी प्रेसिडेंट को मैटर को रेफर कर रहा है। तो डेट द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैड क्लियरली मेंशन दैट द प्रोविजो कैन बी इन्वोक्ड बाय द एलजी ओनली इन एक्सट्रीमली रेयर केसेस। ठीक है, तो सिर्फ एक्सट्रीमली रेयर केसेस में, क्योंकि अगर डे टू डे के लिए भी एलजी रेफर करने लगेगा तो उससे क्या होगा, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो अंडरमाइन हो जाएगी। So the court had said that if the LG starts invoking the power regularly, then there would be no democracy left and the LG would practically run the government, और इससे क्या होगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडरमाइन हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आगे चलते हैं। यहाँ पर प्री हिस्टोरिक साइट इन फरीदाबाद कुड बी अ लाख ईयर्स ओल्ड सेज आर्कियोलॉजिस्ट। तो हरियाणा में एक साइट मिली है, कहाँ पर मिली है, मनगर बानी हिल फॉरेस्ट में। तो आर्कियोलॉजिस्ट इन हरियाणा हैव एस्टिमेटेड दैट अ प्री हिस्टोरिक साइट एट फरीदाबाद मंगर बानी हिल फॉरेस्ट, जहाँ पे केव पेंटिंग्स अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी केव पेंटिंग्स वहाँ पर डिस्कवर हुई हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टूल टोपोलॉजी ये माना जाता है कि ये जो प्री हिस्टोरिक हैबिटेशन है इस साइट की, ये लगभग एक साल से लेकर 15,000 ईयर्स एगो तक की हो सकती है। और ये भी एविडेंस है कि लेटर हैबिटेशन भी हो सकते हैं, लगभग 8th या 9th सेंचुरी AD के। तो अगर ऐसा हुआ तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट पैलियोलिथिक साइट्स हो जाएगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वेयर स्टोन एज टूल्स वर रिकवर्ड फ्रॉम डिफरेंट ओपन एयर साइट्स एज वेल एज फ्रॉम रॉक शेल्टर्स। तो ये कहाँ पर मिली है, मनगर बानी हिल फॉरेस्ट में। आर्ट में आप देख सकते हैं सिंबल्स हैं, कुछ मार्किंग्स हैं, कुछ ड्राइंग्स हैं, और ये बहुत ओल्ड दिखाई दे रही हैं। तो अब कोशिश की जाएगी, तो वी विल गिव स्टेट प्रोटेक्शन टू मंगर बानी फॉरेस्ट की कोशिश की जाएगी कि मंगर बानी फॉरेस्ट को स्टेट प्रोटेक्शन दिया जाए अंडर द एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1964। क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा केव पेंटिंग्स हैं, और अगर ये साइट इतनी प्रॉमिसिंग है तो भीमबेटका केव पेंटिंग्स जो कि वर्ल्ड फेमस है उनके साथ कंपैरिजन में भी आ सकती हैं। कार्बन रेडियो डेटिंग और मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक्स को यूज़ किया जाएगा ये देखने के लिए कि केव पेंटिंग्स कब की हैं। तो कुछ टेक्निक्स भी आपको पता होनी चाहिए, कार्बन रेडियो डेटिंग, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब हम आगे चलते हैं। रेलवेज कैन बी टर्न्ड इनटू सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी यूजिंग इट्स असेट्स।
प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है जो हमारे पास लैंड है, जितना लैंड है हम उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड द असेट्स ऑफ द इंडियन रेलवेज कैन बी यूज टू टर्न इनटू अ सेंटर फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि इंडियन रेलवेज के पास जो असेट्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी a होटल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन टॉप ऑफ द रेलवे ट्रैक्स, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स के ऊपर होटल बनाया गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इन सच अ वे दैट मूविंग ट्रेन कैन बी सीन, कि आप उस होटल से मूविंग ट्रेन को देख सकते हो लेकिन उसके वाइब्रेशंस नहीं फील करोगे। द क्वांटम ऑफ लैंड इज द सेम एज वॉट वॉज प्रेजेंट अर्लियर, तो लैंड अभी भी गांधीनगर स्टेशन में उतना ही जितना पहले था, लेकिन अब उसका यूज़ डबल हो गया है। तो हमें ये करना है, हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हमें उनका एक्सटेंसिव यूज़ करना है। मोदी सेड देयर शुड बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, कि हमें लैंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है जो भी रेलवे स्टेशन पे है। रेलवे स्टेशन सिर्फ ट्रांजिट ऑफ ट्रेन के लिए यूज़ ना हो, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर्स बन सकते हैं। इमेजिन द नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवेज एंड द असेट्स इट हैज़, तो बहुत ज़्यादा हिडन पोटेंशियल है जैसे कि गांधीनगर स्टेशन में किया गया। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है लैंड का। आगे हम चलते हैं। असम बजट में कुछ चीज़ें अनाउंस की गई हैं, हम देख सकते हैं। मोबाइल फोन्स फॉर क्लास 9th एंड 10th स्कूल स्टूडेंट्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 5 मेडिकल कॉलेजेस एंड 1000 हॉस्पिटल्स इन रूरल एरियाज। उसके अलावा 1 लाख कॉम्पनसेशन दिया जाएगा उन फैमिलीज़ को जिनके कोई मेंबर्स लॉस्ट हो गए टू कोविड-19। तो अगर आप असम से हैं तो आप बजट को पढ़ सकते हैं डिटेल में, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट टेक्स एंटी डाउरी कैंपेन टू यूनिवर्सिटीज़, गवर्नर टेक्स एंटी डाउरी कैंपेन टू यूनिवर्सिटीज़। तो केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने अभी फास्ट भी किया था डाउरी के अगेंस्ट। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये बोला है जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं उनको बोला जाए जब भी वो एडमिशन कराने आएंगे यूनिवर्सिटीज़ में कि वो एक बॉन्ड साइन करें, ना ही वो डाउरी लेंगे और ना ही वो डाउरी देंगे। तो ऑल दोज हु आर बीइंग अपॉइंटेड एट यूनिवर्सिटीज़ एज स्टाफ शुड ऑल्सो बी आस्क्ड टू साइन सच अ बॉन्ड। तो इसके अलावा जो टीचर्स फैकल्टी वहाँ पे रिक्रूट होंगे उनको भी ये बॉन्ड साइन करने के लिए बोला जाए। He said getting the bond from both students and parents against dowry is possible. तो इससे क्या होगा, हम चेंज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वी मे हैव टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन एडमिशन नॉर्म्स, जिसमें ज़रूरी बना दे, ये कंडीशन बना दे कि आपको बॉन्ड साइन करना ही पड़ेगा कि आप डाउरी नहीं लोगे। ही सेड एडिंग दैट द कैंपसेस, क्योंकि कैंपसेस का बिग रोल होगा इन द ड्राइव अगेंस्ट डाउरी, क्योंकि वही यूथ हैं कल के। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे द साइलेंट क्राइसिस। तो माइग्रेंट क्राइसिस के बारे में बोला गया है, उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, तो उससे 2 मेन रीज़न है। पहला, इट रिकॉग्नाइज दैट, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था बेसिकली आपको एक पोर्टल बनाना है जिसमें सारे माइग्रेंट्स का रजिस्ट्रेशन कराना है और ये जुलाई 31 तक ये काम हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट, इट रिकॉग्नाइज दैट देयर वाज अ लार्ज स्केल एक्सक्लूजन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एंड अदर इनफॉर्मल वर्कर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्कीम्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लार्ज स्केल एक्सक्लूजन है माइग्रेंट वर्कर्स का और इनफॉर्मल वर्कर्स का, जिनको जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम है उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, या तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं या तो किसी और एलिजिबिलिटी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला नो बेनिफिट्स विल बी डिनाइड टू माइग्रेंट वर्कर्स फॉर वांट ऑफ एन आधार कार्ड, की आधार कार्ड नहीं है उस माइग्रेंट वर्कर के पास तो उसके बेसिस पे आप कोई भी बेनिफिट डिनाई नहीं कर सकते हो। साथ ही अगर वो NFSA में कवर्ड नहीं है फिर भी फूड असिस्टेंस दी जाएगी माइग्रेंट्स को। Second, it connected informal workers and migrant workers, both of whom experience exclusion and mandated that कि एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें सारे इनफॉर्मल और माइग्रेंट वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन होगा और जुलाई 31 से पहले पहले ही ऑपरेशनल हो जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। जो सर्कुलर माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, बेसिकली जो होम स्टेट से होस्ट स्टेट जाते हैं और होस्ट स्टेट से वापस होम स्टेट आते हैं, वर डिसएडवांटेज्ड सेगमेंट अमंग इनफॉर्मल वर्कर्स। तो इनफॉर्मल वर्कर्स अगर किसी को अपने होम स्टेट में मिल जाता तो बहुत उसके वो थोड़ा एडवांटेज पोजीशन पे होता है एज कम्पेयर टू जो सर्कुलर माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिनको काम ढूंढने के लिए किसी और जगह जाना पड़ता है। वी नाउ एस्टिमेट दैट दीज माइग्रेंट वर्कर्स कंप्राइज नियरली 60% ऑफ ऑक्यूपेशनली वल्नरेबल वर्कर्स आउटसाइड एग्रीकल्चर। तो ये जो वल्नरेबल वर्कर्स हैं लगभग एग्रीकल्चर के बाहर जाओ तो 60% एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है इनकी। NCEUS जो कि नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उनका ये कहना था कि इनफॉर्मल वर्कर्स और माइग्रेंट्स, होम वर्कर्स, इसके अलावा जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उनके लिए एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म बनाया जाए सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे। साथ ही उन्हें स्मार्ट सोशल सिक्योरिटी कार्ड दिया जाए जिसके कारण वो सारी स्कीम्स का बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ अभी तक हुई नहीं है।
COVID-19 crisis has highlighted the many commonalities between all economical and occupationally vulnerable informal workers and seasonal circular migrant workers. तो अभी COVID-19 के चलते फॉल्ट लाइन्स पता चल गई कि हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कितनी ज़्यादा फॉल्ट लाइन्स है, बट इट हैज़ एट द सेम टाइम अंडरस्कोर्ड द एडिशनल वल्नरेबिलिटीज। साथ ही अभी ये भी पता चला कि एडिशनल और कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज फेस करती हैं माइग्रेंट सेक्शन। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2021, उससे ये पता चलता है कि बहुत सारे माइग्रेंट की अब तो जॉब भी चली गई है, और जॉब लॉस के साथ साथ अब उनको जॉब मिल भी रही है तो डिटेरियोरेशन हो गया क्वालिटी ऑफ वर्क में। साथ ही डेट बहुत ज़्यादा चढ़ गया, तो इंडेप्टनेस एज अ कोपिंग स्ट्रैटेजी एंड लोअर इनकम कंपेयर टू प्री लॉकडाउन लेवल्स। तो प्री लॉकडाउन लेवल्स में उनको जो इनकम मिलती थी उससे कम हो गई है, और बहुत सारे मिलियन ऑफ हाउस होल्ड्स गरीबी में चले गए हैं। वाइल सर्कुलर माइग्रेंट्स वर द हार्डेस्ट हिट, तो जो सर्कुलर माइग्रेंट्स है जो होस्ट स्टेट से होम स्टेट में जाते हैं वो हार्डेस्ट हिट है। द इफेक्ट्स वर डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज फॉर द पुअरेस्ट हाउस होल्ड्स, और पुअरेस्ट हाउस होल्ड्स के लिए भी ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिला विमेन और यंग वर्कर्स के लिए। अदर देन द पीडीएस, द सोशल प्रोटेक्शन नेट प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू फ्यू हाउस होल्ड्स। पीडीएस का बेनिफिट तो काफ़ी को मिला है, लेकिन उसके अलावा जो सोशल प्रोटेक्शन नेट है वो बहुत कम लोगों को ही मिला है। एंड द बेनिफिट ऑफ द एक्सटेंडेड स्कीम्स ऑल्सो रिमेन रिस्ट्रिक्टेड, और जो भी स्कीम्स एक्सटेंड की गई तो उसका बेनिफिट भी बहुत कम ही लोगों को मिल पाया है। The crisis must draw the attention of policymakers to the provision of a minimum level of guaranteed social security, social protection for all informal workers and their households within a definite time frame. तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना, इस क्राइसिस के बाद अब जो पॉलिसी मेकर्स का अटेंशन इस बात पर आना चाहिए कि ये जो लोग हैं माइग्रेंट्स हैं इनको सोशल सिक्योरिटी दी जाए, मिनिमम लेवल ऑफ गारंटेड सोशल सिक्योरिटी दी जाए एक डेफिनेट टाइम फ्रेम के लिए। Spent on social protection as a large class of workers in India do not have an identifiable employer and contributory social insurance framework will not work for them। तो अब यहाँ पर कुछ लोग ये बोलते हैं ऐसे फ्रीबीज देगी सरकार तो इससे क्या, ये हेलीकॉप्टर मनी हो गया, ये कोई चैरिटी नहीं है। ऑथर ने बोला ज़रूरी है। Investment in social protection is not charity or helicopter money as some call it disdainfully. It is an investment in workers' productivity and equitable growth। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर उनको खाना मिलेगा अच्छे से और साथ ही और भी बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स मिलेंगे तो इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इक्विटेबल ग्रोथ होगी। वरना सिर्फ एक ही सेक्शन आपका ग्रो होता है और बाकी सेक्शन पीछे छूट जाए तो ऐसा डेवलपमेंट किस काम का। यहाँ पर ILO ने एक रिकमेंडेशन, ILO का एक अडॉप्टेड रिकमेंडेशन है 202 ऑन सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर्स, जिसमें ये बोला गया था। अब ऑथर ने ये भी बोला कि अगर आप इनको सोशल एश्योरेंस दोगे तो इससे डिमांड भी तो बूस्ट होगी। अगर उनके हाथ में पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। तो इस फैक्टर से भी आप देख सकते हो। द रिपोर्ट ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑफ द ILO इन विच इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स लेबर सेक्रेटरी, तो वहाँ पर एक बोला गया कि यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान। एज अ रिजल्ट सबने अडॉप्ट किया था ILO में रिकमेंडेशन 202 ऑन सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर्स। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें इस क्राइसिस के बाद भी ये बताता है जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स में वो डिक्लाइन हो गया फ्रॉम 1.96% इन 2008-9 टू 1.6% इन 2013-14 टू ओनली 1.28% इन 2019-20। तो कैसे डिक्लाइन हो रहा है। अनडाउटली द गवर्नमेंट शुड हैव स्पेंट मोर ऑन द पुअर ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो गवर्नमेंट को ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए था गरीबों पर क्राइसिस के दौरान, सिंस द एलोकेटेड एक्सपेंडिचर वॉज इनएडिक्वेट एंड ट्रिपलिंग एज अ परसेंटेज ऑफ द GDP। उसके बाद भी हम देखते हैं सिर्फ 1.28% ही हुआ। तो मोर सिग्निफिकेंटली दीज वर डिस्क्रिशनरी एडहॉक वन टाइम एक्सपेंडिचर। तो अभी ज़रूरत है कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए और जो ILO का रिकमेंडेशन है 202 इसको अडॉप्ट किया जाए ताकि माइग्रेंट्स के लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम हो सके जो कि उनके बेनिफिट के लिए होगा। नेक्स्ट, वाई सेक्शन 124A। तो अभी CGI NV रमना ने ये बोला है सेंटर को कि आप रिविजिट करो सेक्शन 124A, क्या इसकी हमें आज भी ज़रूरत है। तो ऑन थर्सडे फॉर द थर्ड टाइम इन अ लिटिल ओवर अ मंथ द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू री एग्जामिन द रिमिट ऑफ द सेडिशन लॉ। तो 124A सेडिशन से डील करता है। एक कॉलोनियल एरा लेगेसी है जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे आई थी। ब्रिटिशर्स ने फ्रीडम मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए यूज़ किया था इसे। दैट पीनलाइजेस सेडिशन विद द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो सेडिशन में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, साथ ही पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट से। चीफ जस्टिस NV रमना क्वेश्चन द नीड फॉर अ लॉ दैट वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू साइलेंस महात्मा गांधी एंड तिलक। तो चीफ जस्टिस NV रमना ने पूछा है कि हमें इस लॉ की ज़रूरत है जो कि फ्रीडम फाइटर्स को साइलेंस करने के लिए यूज़ किया जाता था। द CJ is concerned over the misuse of the provision. If the police want to fix somebody, they can invoke section 124A। तो अब पुलिस किसी को सबक सिखाना चाहती है तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली सेडिशन लगा देते हैं उसके ऊपर। और अगर हम देखें एवरीबडी इज अ लिटिल स्कैर्ड व्हेन दिस सेक्शन इज इन्वोक्ड, क्योंकि फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अगर 124A इन्वोक कर देती हैं तो लोगों में बहुत डर भी आ जाता है।
केदारनाथ जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी 124 की कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी रूल की थी कि सिटीजन्स के पास राइट है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, तब तक क्रिटिसाइज कर सकता है जब तक जो सिटीजन का ये राइट है वो वॉयलेंस इंसाइट ना करें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल दैट सिटीजन्स हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एज लॉन्ग एज दे डू नॉट इंसाइट वॉयलेंस। सिंस देन अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैज डिफाइंड द लिमिट्स ऑफ 124A। हाउएवर गवर्नमेंट्स कंटिन्यू क्या कर रही हैं कि ये बोगे ऑफ सेडिशन को यूज़ किया जाए, कोर्ट्स एक्शन लिया जाए, जो भी डिसेंटिंग वॉइस है जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो वेदर वो एक्टिविस्ट के अगेंस्ट भी यूज़ किया गया, जैसे कि विनायक सेन, अरुंधति रॉय, जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो सीए के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो फार्म लॉस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिशा रवि जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, एंड अदर स्टूडेंट्स अरेस्टेड फॉर मेयर स्लोगैनियरिंग और जर्नलिस्ट क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो ऑथर का ये कहना है जो जर्नलिस्ट हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्वेश्चन करते हैं उनको भी सेडिशन के ऊपर चार्ज कर दिया जाता है। ऑन मोस्ट सच ओकेजन द लोअर कोर्ट्स हैव फेल्ड टू अप्लाई द केदारनाथ क्राइटेरिया। तो केदारनाथ में क्राइटेरिया था कि आप तब तक क्रिटिसाइज कर सकते हो जब तक वॉयलेंस ना इंसाइट हो। तो जो लोअर कोर्ट्स हैं वो इस क्राइटेरिया को सही से अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक रीज़न है, जैसे कि सीजे रमना ने पॉइंट आउट किया था कि कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा लो है। तो इस वजह से लो है क्योंकि ये जो लोअर कोर्ट्स है उसे सही से अप्लाई नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट्स ऑफ 2019 ऑल्सो शो दैट बेयरली 3% ऑफ सच केसेस एंड इन कन्विक्शन, कि सिर्फ 3% से भी कम केसेस कन्विक्शन में एंड होते हैं। हाउएवर व्हेन लोअर कोर्ट्स डू नॉट एग्जामिन द चार्जेस थॉरली एंड रिफ्यूज बेल एप्लीकेशन, द प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स अ पनिशमेंट फॉर द मोस्ट अक्यूज्ड। अब लोअर कोर्ट बेल दे नहीं पाती क्योंकि लोअर कोर्ट सही से अप्लाई नहीं करती केदारनाथ जजमेंट को। उसकी वजह से क्या होता है, बेल एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया जाता है। तो जो अक्यूज्ड होता है जिसके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया जाता है उसके लिए बहुत पनिशमेंट जैसी चीज़ हो जाती है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सीजे रमना के ऑब्जर्वेशन पे ये रिस्पॉन्ड किया है कि गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि इसका मिसयूज ना हो, पर ये लॉ होना चाहिए। तो बाई सेइंग दैट मिटिगेटिंग गाइडलाइंस कुड बी फ्रेम्ड सो दैट द सेडिशन लॉ मीट्स इट लीगल पर्पस। लेकिन जो के वेणुगोपाल उन्होंने इसको हटाने की बात नहीं की, इन्होंने बस ये बोला कि गाइडलाइंस बनानी चाहिए ताकि इसका मिसयूज ना हो। ये भी सेडिशन पे ही है। अब हम आगे चलते हैं। अ काउंटर स्ट्रैटेजी कॉल्ड B3W, तो बिल्ड बैक बेटर। जो G7 लीडर्स ने फाइनली एक प्रपोजल लेके आए थे कि बिल्ड बैक बेटर वर्ड टू काउंटर चाइना इज राइजिंग इन्फ्लुएंस अक्रॉस 100+ कंट्रीज थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। तो चाइना का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके कारण चाइना अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है इंटरनेशनली। प्रपोजल दो एट नेसेंट स्टेज, तो बिल्ड बैक बेटर वर्ड वाला जो प्रपोजल अभी तो वो नेसेंट स्टेज में है। चाइना के लगभग 2600 BRI प्रोजेक्ट्स हैं और चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना की ये इन्वेस्टमेंट उसकी कोरोसिव टैक्टिक्स है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके क्या करता है, जो कंट्रीज़ हैं उनको डेट ट्रैप में डाल देता है। BRI projects with trillions of dollars of investment, BRI projects are perceived as corrosive tactics or debt traps laid by China for its strategic dominance in trade, foreign policy and geopolitics in the world। तो B3W build back better है, वो एक वेलकम स्टेप है, लेकिन थोड़ा लेट आया, लेकिन हाँ बेटर लेट देन नेवर। द काउंटर स्ट्रैटेजी इज नेसेसरी टू ब्रिंग डाउन चाइनीज लेवरेज। तो ये जो चाइना का लेवरेज है इसको ब्रिंग डाउन करने के लिए ऐसी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। अगर हम देखें जो BRI प्रोजेक्ट्स हैं, चाइना सेंट्रिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इससे चाइना की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ेगी, इंटरनेशनली प्रोडक्शन नेटवर्क्स बढ़ेंगे, साथ ही एशिया पैसिफिक रीजन में उसकी हेजेमनी भी बढ़ेगी। सिंस द इंसेप्शन ऑफ द BRI इन 2013, आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट बाय बीजिंग हैज़ बीन एग्रेसिव एज चाइनाज FDI आउटफ्लो टू इनफ्लो। तो जब से BRI प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं 2013 से, तब से चाइना को जो FDI आउटफ्लो है वो लगभग 1 तक इंक्रीज हो गया, जो कि 0.34 था 2001 से लेकर 2010 तक। तो कितना ज़्यादा बढ़ गया अगर हम देखें तो। अब चाइना का मैक्रो व्यू देखें कि कहाँ कहाँ ये अपने BRI प्रोजेक्ट्स बना रहा है। तो सिंस द ऑनसेट ऑफ BRI चाइना ने डाइवर्स प्रोजेक्ट साइन किए हैं लगभग $548.4 बिलियन के, इंक्लूडिंग 4/5 इन द BRI पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। Since 2013 to mid 2020, China has an exposure of vast contracts with around $123 billion। तो अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ है, जैसे कि मेनली विद नाइजीरिया, ज़ैम्बिया, इथोपिया, अंगोला, तंजानिया एंड केन्या, और जिसमें केन्या को अफ्रीकन हब की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो जो केन्या उसको स्ट्रैटेजिक पॉइंट बनाया गया और उसको अफ्रीकन हब की तरह ट्रीट किया जाएगा, जिससे बाकी सारे कंट्रीज़ कनेक्ट होंगे। साथ ही सेंट्रल साउथ और वेस्ट एशिया में भी चाइना के BRI की सेकंड प्रेफर्ड रीजन है। तो पहले तो अफ्रीका हो गया, फिर उसके बाद ये वेस्ट एशिया, सेंट्रल साउथ एशिया हो गया। तो यहाँ पे भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, द म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, कोलंबो का पोर्ट सिटी श्रीलंका में है। तो ये सारी चीज़ें, साथ ही चाइना 4000 किलोमीटर ऑफ रेलवेज भी बना रहा है। तो सम ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फ्रेट ट्रेन्स के हैं, जैसे कि चाइना, टर्की और कजाकिस्तान के बीच में
जिससे ऑयल और नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन आसानी से हो सके। सिंस द लॉन्च ऑफ BRI, चाइना हैज साइंड वेरियस कॉन्टेक्ट्स। अब ईस्ट एशियन रीजन में भी, जैसे कि मलेशिया, लाओस, यहाँ पर भी काफ़ी चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। मेजर प्रोजेक्ट्स इंक्लूड अ फ्रेट ट्रेन प्रोजेक्ट फ्रॉम यूक्रेन टू कजाकिस्तान थ्रू जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, इवेंचुअली चाइना। तो एक और फ्रेट ट्रेन प्रोजेक्ट बन रहा है जो कि यूक्रेन से कजाकिस्तान जाएगा, फिर वहाँ से जॉर्जिया होते हुए अजरबैजान, कजाकिस्तान और फाइनली चाइना में इवेंचुअली आएगा। तो द ग्रीक पोर्ट प्रेसेस, द चाइना बेलारूस इंडस्ट्रियल पार्क एंड द ग्रीन इकोलॉजिकल सिल्क रोड इन्वेस्टमेंट, ये मेजर प्रोजेक्ट्स हैं चाइना के। BRI projects broadly aim to facilitate cross-border transportation of goods, access to energy, creating demand for existing excess capacity in Chinese industries। तो चाइना की इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी डिमांड बनाई जाएगी। अब क्या होगा, इससे क्या हुआ, चाइना ने एक ट्रांसपोर्टेशन बना दिया, कैसे क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सकता है। तो चाइना की इंडस्ट्री को इससे बेनिफिट मिलेगा, चाइना के जो गुड्स होंगे वो पूरे वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे। तो दो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन इन डिफरेंट कंट्रीज वेरी, द ओवरऑल फोकस यही है कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से अच्छा बनाना, लॉजिस्टिक्स इंप्रूवमेंट करनी, कम्युनिकेशन अच्छा करना है, ताकि ट्रेड और ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो सके और चाइना के ट्रेड को फायदा मिल सके और चाइना को ज़्यादा एक्सेस मिल सके बाकी सारी कंट्रीज़ की मार्केट की। और साथ ही जैसे कि फ्रेट ट्रेन्स बनाएगी कि चाइना को आसानी से ऑयल और नेचुरल गैस प्रोवाइड हो सके। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया को इसका एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है उसकी ट्रेड पर। चाइना इज फोकस्ड ऑन इट्स एजेंडा, तो चाइना का एजेंडा सिमिलर है, एक क्लियर है कि उसे क्या चाहिए, उसको अपने मार्केट एक्सेस बढ़ानी है पूरे वर्ल्ड में। तो चाइना इज फोकस्ड ऑन इट्स एजेंडा एंड फार अहेड इट हैज आल्सो ट्राइड टू रोप इन मोर कंट्रीज एंड रेज द एक्सेप्टेंस लेवल ऑफ BRI ओवर टाइम, जैसे कि बाओ फोरम फॉर एशिया, चाइना सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप, बेल्ट एंड रोड फोरम एक्सेट्रा। तो जो काउंटर प्रपोजल है B3W बिल्ड बैक बेटर, वो एक अच्छा स्टेप मान सकते हैं चाइना के मेगा प्लान को काउंटर करने के लिए, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है, अभी ये सिर्फ प्लानिंग स्टेज में, अभी क्या होने वाला आगे कुछ पता नहीं है, बिल्ड बैक बेटर वर्ड में क्या करना है। और हम देख रहे हैं 2013 से जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो काफ़ी मेगा हो चुका है। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम बनाया है फास्टर, ताकि जो उनकी रूलिंग्स होती हैं वो जल्दी जल्दी जेल्स में ट्रांसफ़र हो सकें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे देता है लेकिन जब तक जेल अथॉरिटीज़ के पास कॉपी नहीं आती तब तक जो प्रिजनर होता है उसे रिलीफ नहीं मिल पाता है। तो सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे अनाउंस द प्लान टू सेट अप अ सिस्टम फॉर स्विफ्ट एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, की वो जो भी रूलिंग्स हो सुप्रीम कोर्ट की वो जल्द से जल्द जेल अथॉरिटीज़ के पास पहुंच जाए, ताकि प्रिजनर जिसको ग्रांट हो गई है बेल, ये नहीं कि उसको ग्रांट होने के बाद में कुछ टाइम जेल में रहना पड़ रहा है कि अभी जेल अथॉरिटीज़ के पास कॉपी नहीं आई है उस जजमेंट की। तो इन दिस एज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन वी आर स्टिल लुकिंग एट द स्काइज फॉर द पिजन्स टू कम्युनिकेट द ऑर्डर्स। तो यहाँ पर एनविरमना ने ये बोला है कि अभी तक हमारे ऑर्डर्स नहीं पहुंच पा रहे, जेल अथॉरिटीज़ के पास इतना टाइम लग रहा है। तो एक सिस्टम बनाया जाएगा फास्टर, ताकि इशू को एड्रेस किया जाए। तो फास्टर की फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ताकि जल्द से जल्द सारे ऑर्डर्स को कम्युनिकेट कर दिया जाए जेल अथॉरिटीज़ के लिए। ऑन डिलेज इन रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इवन आफ्टर दे आर ग्रांटेड रिलीफ, दैट CJI सेड कि ये बहुत ज़्यादा है कि इतना टाइम लगता है, तो ये काफ़ी गलत है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी ये बोला है कि इसलिए ऐसा होता है, जेल अथॉरिटीज़ इसलिए टाइम लगाते हैं क्योंकि कभी कभी फेक ऑर्डर या फैब्रिकेटेड ऑर्डर्स भी यूज़ किए जाते हैं लोगों को जेल से छुड़ाने के लिए, इसलिए जेल अथॉरिटीज़ वेट करते हैं कि ऑथेंटिकेटेड ऑर्डर उनके पास तक आ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बोला है कि वो जेल अथॉरिटीज़ को बोलेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनके ऑर्डर सारे अपलोड हो जाएंगे वेबसाइट पे, तो जेल अथॉरिटीज़ वहाँ से देखकर ऑथेंटिकेट कर सकती हैं ऑर्डर्स को। और साथ ही इसके लिए जेल में क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला जाएगा कि जेल्स में अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, ताकि ऑर्डर जल्द से जल्द अपलोड हो सके और वो लोग वहाँ पर देख सकें और जो प्रिजनर है उसको राहत मिल सके। आगे हम चलते हैं। क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट हमें ये देखने को मिला है, डिस्पाइट कंटिन्यूड वार्निंग एंड एनालिसिस रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग डेंजर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, इट हैज सो फार नॉट बिकम एन इंपॉर्टेंट इलेक्शन इशू इन एनी मेजर कंट्री। तो क्लाइमेट चेंज अभी तक किसी कंट्री में इशू नहीं बना था, जर्मनी में भी नहीं बना था। हाउएवर दिस इज एक्सपेक्टेड टू चेंज, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग फ्लड आ चुका है जर्मनी में। वो इसलिए आया, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आया, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जेट स्ट्रीम में शिफ्ट देखा गया, तो जो वाटर अभी तक सी में स्टे करता था वो बाहर आ गया। तो contributed to a climate change driven shift in the jet stream that has pushed water inland that once stayed at sea। तो अभी तक जो वाटर सी में था वो अब इनलैंड पुश होने लग गया, तो उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग फ्लड देख रहे हैं जर्मनी जैसे रीजन में, जर्मनी बेल्जियम में, और लगभग 125 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो क्लाइमेट चेंज रियल डेंजर है, लेकिन अभी तक कोई भी कंट्री इसे सीरियस ले नहीं रहा है। अब चाइना बिगेस्ट कार्बन एमिटर है, तो चाइना बिगेस्ट कार्बन एमिटर, एक फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए। चाइना ने ये बोला वो कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करेगा 2060 तक। साथ ही रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ने ये बोला है कि वो कोई भी बाइंडिंग लिमिट कार्बन एमिशन पर नहीं अपनाएंगे, क्योंकि चाइना का भी मेन फोकस अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना।
अब बाइडन और जर्मन की चांसलर एंजेला मर्कल ने कुछ चीज़ों पर डिसएग्री हुए। पहला ये है, बाइडन रीइटरेटेड हिज कंसर्न्स अबाउट द नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बीइंग बिल्ट अंडर द बाल्टिक सी फ्रॉम रशिया टू जर्मनी। तो एक नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन बनाई जा रही है रशिया से जर्मनी में बाल्टिक सी के अंदर, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने फेयर किए हैं कि इससे मॉस्को जो है उसको यूक्रेन के अगेंस्ट एक कजल मिल जाएगा, और साथ ही जो यूक्रेन को अगर हम बाईपास करेंगे तो यूक्रेन को ट्रांजिट फीस नहीं मिलेगी। तो ये वाली बस एक इशू है कि एक नॉर्ड स्ट्रीम बनाई जा रही है रशिया से जर्मनी में बाल्टिक सी में, जिसमें यूक्रेन को बाईपास किया जा रहा है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे पाक रशिया साइन डील फॉर पाइपलाइन फ्रॉम कराची टू लाहौर। तो एक पाइपलाइन बनाई जाएगी फ्रॉम कराची टू लाहौर। पाकिस्तान और रशिया ने इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है फ्रॉम पोर्ट कासिम एंड कराची टू लाहौर एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 2.5 to 3 बिलियन डॉलर। जो भी आगे चलते हैं, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डायना क्लब पे बार कर दिया आरबीआई ने कि वो अब इशू नहीं कर सकते कार्ड। तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं? तो वाई हैव दीज कंपनीज बीन बार्ड फ्रॉम इनरोलिंग न्यू कस्टमर्स, कि अब वो न्यू कस्टमर्स को इनरोल नहीं कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है स्टोरेज ऑफ डेटा को लेकर, और उन स्टोरेज ऑफ डेटा की वो उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो उसको नॉन कंप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आरबीआई ने उन्हें बार कर दिया है। तो इससे एग्जिस्टिंग कार्ड यूजर्स को ज़्यादा कोई अभी तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, तो आरबीआई की गाइडलाइंस है स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटेड April 6, 2018, जिसमें ये बोला आरबीआई ने, ऑल सिस्टम प्रोवाइडर्स वर डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट विद इन 6 months द एंटायर डेटा जो भी है वो इंडिया के सिस्टम्स में ही सिर्फ स्टोर होगा। तो आरबीआई ने सर्कुलर निकाला था स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, उसमें ये आरबीआई ने बोला था कि 6 महीने के अंदर अंदर सारा डेटा इंडिया के सिस्टम में ही ऑपरेट होगा और इंडिया के सिस्टम में ही वो होगा, स्टोर होगा। They were also required to report compliance to the RBI and submit a board approved system audit report। साथ ही उनको एक board approved system audit report भी करवानी पड़ेगी सर्ट इन पैनल ऑडिटर के द्वारा एक विद इन टाइम लिमिट पे। लेकिन ये जो वीज़ा मास्टर कार्ड वगैरह वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे और वो डेटा अभी तक इंडिया में स्टोर नहीं कर रहे थे। तो आरबीआई हैड स्टिपुलेटेड दैट डेटा शुड बी स्टोर्ड ओनली इन इंडिया, पर आरबीआई का ये स्टैंड है कि जो भी डेटा स्टोर होगा वो सिर्फ इंडिया में ही होगा और कोई भी कॉपी उसकी किसी भी कंट्री में स्टोर नहीं होगी। तो सारा डेटा इंडिया में ही स्टोर होगा। पेमेंट फॉर्म्स लाइक वीज़ा एंड मास्टर कार्ड विच कंट्री स्टोर एंड प्रोसेस इंडियन ट्रांजेक्शन आउटसाइड द कंट्री। तो जो वीज़ा और मास्टर कार्ड है तो वो अभी सारा डेटा बाहर स्टोर करती है, वहीं पे बाहर सारे ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया जाता है। तो वीज़ा मास्टर कार्ड का ये कहना है जो हमारा सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है। तो अगर हम डेटा को बाहर से जो हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम है उससे हम इंडिया में लेकर आएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कॉस्ट करेगा। बिसाइड्स वंस इट्स हैपन इंडिया, अगर इंडिया वाले ये डिमांड करो और इंडिया को हमने उनका डेटा उनके कंट्री में प्रोवाइड कर दिया और वहीं पर स्टोर किया और कहीं कॉपी नहीं रखी, तो इससे बाकी कंट्रीज भी सेम डिमांड करेंगे, तो इससे तो उन्हें और ज़्यादा नुकसान होगा। तो आरबीआई रिफ्यूज टू बच, लेकिन आरबीआई ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं आपको इंडिया में ही स्टोर करना है, स्टेटिंग दैट कि पेमेंट सिस्टम को क्लोजर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है क्योंकि अब डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। तो इंडिया में ही सारा डेटा स्टोर होगा। तो आरबीआई के पास ये सारी पावर कहाँ से आती है? ये जो मास्टर कार्ड, वीज़ा, ये सब क्या है? ये पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं जो कि ऑथोराइज होते हैं कि कोई भी कार्ड नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपए। आरबीआई इनको मॉनिटर करता है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, जिसमें आरबीआई के पास पावर है कि वो सुपरवाइज कर सकता है किसी भी पेमेंट सिस्टम इन इंडिया को। तो इन्हें इसलिए बार किया गया है क्योंकि स्टोरेज ऑफ पेमेंट रूल्स को नहीं मान रहे, ये डेटा बाहर स्टोर कर रहे हैं, जबकि आरबीआई ने बोला कि आपको डेटा इंडिया में स्टोर करना है। इस पर क्वेश्चन भी आया था, शायद 2 साल पहले प्रीलिम्स में आया था इन रूल्स पर। आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये वाला हम पढ़ते हैं। अभी सेबी ने ये बोला है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होंगी वो अब एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड रेटिंग्स करेंगी, जैसे कि कितना लॉस होने के चांसेस हैं, लोएस्ट एक्सपेक्टेड लॉस, वेरी लो एक्सपेक्टेड लॉस, लो एक्सपेक्टेड लॉस, मॉडरेट एक्सपेक्टेड लॉस। तो ऐसे डिवाइड कर दिया जाएगा कि कितना लॉस हो सकता है। तो अभी बस ये एक न्यू रूल आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड स्केल होगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा। आई होप आपको न्यूज़पेपर आज का समझ आएगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।